Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। तो पांडास के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम के इंटरनल्स और पांडास में डेटा फ्रेम को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये जो पूरा पांडास का सीरीज है उसमें हम लोग हैंड्स ऑन के लिए जुपिटर नोटबुक यूज़ करने वाले हैं और जुपिटर नोटबुक को हम लोग कोंडा इन्वायरमेंट में रन करने वाले हैं। तो एनाकोंडा क्या होता है, जुपिटर नोटबुक क्या होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है इन लेक्चर नंबर 1.1 एंड 1.2। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स का आइडिया नहीं है तो आप ये दोनों लेक्चर को देख सकते हो और अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो और अपने जुपिटर नोटबुक को रन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, व्हाट इज़ ए डेटा फ्रेम। तो जिस तरीके से नमपाई में डेटा को स्टोर करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता था उसको हम लोग बोलते थे ईएनडी अरे। तो ईएनडी अरे में हम लोग 1D 2D 3D 4D ईएनडी सारे तरह के डेटा को हम लोग इफिशिएंटली स्टोर कर सकते थे और उस पर हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे। तो उसी तरीके से जब हम लोग पांडास में बात करते हैं तो पांडा जनरली 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल डेटा को प्रॉपरली हैंडल करता है। ठीक है, तो पांडास में मेनली 2 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एक होते हैं सीरीज जो कि 1 डायमेंशनल डेटा को हैंडल करता है ना। तो सीरीज इज इक्विवेलेंट टू नमपाई का 1D अरे। और अगर मुझे 2 डायमेंशनल डेटा को हैंडल करना है या फिर मेरे को टैबुलर डेटा को हैंडल करना है, इन दैट केस वी नीड टू यूज डेटा फ्रेम, है ना। तो डेटा फ्रेम इज काइंड ऑफ सिमिलर टू नमपाई का 2D एरे, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो डेटा फ्रेम होता है इट अलाउ हेट्रोजीनियस डेटा, ठीक है, लेकिन जो नमपाई होता है इट वांट द डेटा टू बी होमोजीनियस। तो ये डिफरेंस होता है नमपाई का 2D अरे और पांडास का डेटा फ्रेम। तो जो डेटा फ्रेम होता है वो टैबुलर डेटा को इफिशिएंटली स्टोर करता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है कि हर एक कॉलम अलग अलग तरह के डेटा को होल्ड कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम जो होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जब भी हम लोग टैबुलर डेटा पे काम करते हैं, एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द डिफॉल्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि आपके माइंड में आना चाहिए जब भी आपको टैबुलर डेटा पे प्री प्रोसेसिंग करना है, विजुअलाइजेशन करना है या फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है। ठीक है, इट इज़ वेरी मच पावरफुल एज वेल एज इट इज़ वेरी मच फास्टर, क्योंकि इंटरनली पांडास में हर चीज़, हर डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली नमपाई में इम्प्लीमेंटेड होता है। तो इसीलिए पांडास इज फास्टर एज वेल एज इट इज़ वेरी मच फंक्शनल। इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटी होते हैं जिसको कि जस्ट एक सिंगल फंक्शन कॉल के हेल्प से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं डेटा फ्रेम का जो क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जो डेटा फ्रेम होता है वो 2 डायमेंशनल डेटा को होल्ड करता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मतलब जो डेटा होता है इट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर आप ये टेबल देखते हो तो यहाँ पे मेरे पास 3 रोज हैं, है ना। दिस इज रो 1, दिस इज रो नंबर 2 एंड दिस इज रो नंबर 3, है ना। और मेरे पास 3 कॉलम्स हैं या 3 एट्रीब्यूट्स हैं या फिर 3 फीचर्स हैं, है ना। नेम एक फीचर है, एज दूसरा फीचर है एंड सिटी इज थर्ड फीचर। तो इस तरीके का डेटा को हम लोग प्रॉपरली डेटा फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखते हो ये जो डेटा आप देखते हो इसमें डेटा क्या है, हर एक डेटा का लेवल है, हर एक कॉलम का एक लेवल है। अगर आप कॉलम 1 देखोगे तो कॉलम 1 का लेवल नेम है, कॉलम 2 का लेवल एज है और कॉलम 3 का लेवल सिटी है। उसी तरीके से पांडास में रो का भी लेवल होता है ना। अगर हम लोग कुछ भी लेवल ना देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रो नंबर 1 का लेवल 0 होता है, रो नंबर 2 का लेवल 1 होता है और रो नंबर 3 का लेवल 2 होता है। ठीक है? थर्ड पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबल। जो डेटा फ्रेम होता है इट कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना। लाइक अगर आपका जो टेबल है, आपका जो डेटा का स्ट्रक्चर है उसमें से कुछ कॉलम स्ट्रिंग टाइप के हैं, कुछ कॉलम्स बूलियन टाइप के हैं, कुछ कॉलम कैटेगरिकल डेटा को होल्ड करता है, कुछ इंटीजर और कुछ फ्लोट। तो इन दैट केस डेटा फ्रेम इज गुड टू गो। तो अगर आपका डेटा का स्ट्रक्चर इस तरह से है देन डेटा फ्रेम इज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन दैट शुड कम टू योर माइंड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूटेबल, है ना। तो डेटा फ्रेम जो होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब इसके डेटा को आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इसमें नंबर ऑफ रोज कम कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, है ना। तो ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं इन द ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो डेटा फ्रेम होता है इट इज़ म्यूटेबल। ठीक है, तो अगर आप ये टैबुलर डेटा देखते हो, अगर आप ये डेटा फ्रेम देखते हो तो इसमें क्या है, मेरे पास 3 रोज
है ना, मेरे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है। कॉलम्स क्या क्या, नेम, एज एंड सिटी, ये 3 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। तो हमने देखा बेसिक डेटा फ्रेम क्या होता है। सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सारे एग्जांपल्स को देखेंगे, समझेंगे, और फिर पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे डेटा फ्रेम का इंटरनल्स, मतलब व्हाई डेटा फ्रेम इज सो पावरफुल, डेटा फ्रेम इतना पावरफुल क्यों होता है, और एट द सेम टाइम इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी, तो बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसे काम करती है, तो इसको हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 3 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर मुझे डेटा फ्रेम पे काम करना है तो सबसे पहले मेरे को रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं नमपाई और पांडास को इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है आने वाले टॉपिक्स में। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट numpy एज np। np एक निकनेम होता है जिसके हेल्प से हम लोग numpy के सारे फंक्शंस, सारे एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग पांडास को भी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज pd, है ना। तो pd पांडास का निकनेम हुआ, numpy में np numpy का निकनेम हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेटा मेरा है एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, है ना, क्योंकि आप देखोगे कि हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इट इज ए लिस्ट, है ना। नेम इज ए लिस्ट, एज का वैल्यू एक लिस्ट है और सिटी का वैल्यू एक लिस्ट है ना। तो अगर मेरा डेटा इस तरीके से है ना, कि हर एक की एक लेवल है ना, हर एक की एक लेवल है, नेम और उसके वैल्यूज हैं, एज एक की है उसके वैल्यूज हैं, सिटी एक की है और उसके वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये मेरा डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिक्शनरी है ना, इससे मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करूँ, ठीक है। तो ये मेरा डिक्शनरी है। तो चलिए हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो डेटा फ्रेम हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पांडास। पांडास जो मॉड्यूल है उसमें एक डेटा फ्रेम जो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हम लोग डेटा फ्रेम का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो पांडास डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे डेटा को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डेटा फ्रेम डॉट हेड, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने डेटा फ्रेम क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया और इसके आर्गुमेंट में हमने डेटा पास किया। डेटा क्या है, डेटा एक हमारा डिक्शनरी है ना। तो इससे क्या होगा कि एक हमें इंस्टेंस क्रिएट होगा, डेटा फ्रेम एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, और ये जो डेटा फ्रेम इंस्टेंस होता है उसमें हेड एक मेथड होता है जिसके हेल्प से आप टॉप 5 रोज को आप प्रिंट कर सकते हो, मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ रोज को आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमने इसको एक्सिक्यूट किया, तो आप देखोगे कि ये जो डेटा हमारा पहले डिक्शनरी ऑर्डर में था, अब ये कन्वर्ट हो जाता है इन ए प्रॉपर 2 डायमेंशनल काइंड ऑफ क्या, टैबुलर डेटा, है ना। देखोगे कि हर एक कॉलम नेम, एज एंड सिटी, है ना। तो जो की होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉलम नेम्स, और उसके जो वैल्यूज हैं वो आ जाते हैं उस कॉलम नेम के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, है ना। और देखोगे यहाँ पे हर एक रो को भी एक लेवल दिया जाता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हर एक रो को लेवल दिया जाता है। इसके हेल्प से आप किसी भी रो को डायरेक्टली उसके लेवल के हेल्प से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एक डिक्शनरी के हेल्प से हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से जिसके थ्रू हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा पांडास डॉट डेटा फ्रेम, है ना। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डेटा फ्रेम जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें क्या क्या आर्गुमेंट सपोर्टेड होते हैं, है ना। तो द फर्स्ट आर्गुमेंट इज डेटा, जो कि हमने पास किया, है ना। जिस डेटा के हेल्प से आप डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हो वो डेटा होता है फर्स्ट आर्गुमेंट, द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटा फ्रेम, है ना। सेकेंड आर्गुमेंट होता है इंडेक्स, है ना। इंडेक्स मतलब रो लेवल, ठीक है। तो अगर हम लोग इंडेक्स पास नहीं करते, जैसे कि हमने ऊपर पास नहीं किया था, तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करता है टू क्रिएट ए लेवल। और अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली एज ए लिस्ट कुछ डेटा पास करते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है एज ए लेवल, है ना। तो इंस्टेड ऑफ 0 1 2 आप खुद के कस्टम लेवल भी दे सकते हो, ठीक है। थर्ड जो आर्गुमेंट होता है दैट इज कॉलम्स, है ना। अगर आपका डेटा में एक्सप्लिसिटली लेवल मेंशन नहीं है तो आप चाहते हो एज ए आर्गुमेंट भी पास करना, तो आप उसको पास कर सकते हो, है ना। तो थर्ड आर्गुमेंट होता है कॉलम्स, जिसको कि आप एज ए एक्सप्लिसिटली भी पास कर सकते हो। एंड द फोर्थ कॉलम इज डेटा टाइप।
अगर आप चाहते हो कि सारे कॉलम्स का डेटा टाइप एक सिंगल डेटा टाइप हो, तो आप इस तरीके से डेटा टाइप आर्गुमेंट पास करके आप उसको फोर्स कर सकते हो कि सारे जो डेटा हैं हमारे डेटा फ्रेम में, उसका डेटा टाइप होना चाहिए टू बी स्पेसिफिक, है ना, जिसको कि आप पास करते हो। एंड द लास्ट आर्गुमेंट इज कॉपी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर कॉपी इज इक्वल टू ट्रू होता है, तो वो सारे डेटा, ये जो सारा डेटा है, इसका एक कॉपी क्रिएट करता है और उसके बाद उसके रेफरेंसेस को डेटा फ्रेम में स्टोर करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर एक आइटम का एक्सप्लिसिट कॉपी क्रिएट होता है। लेकिन अगर अगर मैं कॉपी इज इक्वल टू फॉल्स देता हूँ, है ना, तो इन दैट केस इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक जो डेटा है उसका प्रॉपरली एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, है ना। नहीं, इट कैन यूज द सेम डेटा, ये जो डेटा है इसके सेम वैल्यूज को यूज कर सकता है। डायरेक्टली हम लोग डेटा फ्रेम में सिर्फ रेफरेंसेस स्टोर करेंगे, तो इस तरीके से मेमोरी इफिशियंसी आती है ना, कि अननेसेसरी हम लोग कॉपी क्रिएट नहीं करते हैं। अगर हम लोग कॉपी इज इक्वल टू फॉल्स देते हैं, तो हम लोग अननेसेसरी कॉपी क्रिएट नहीं करते हैं। इसके हेल्प से हम लोग मेमोरी का इफिशियंसी इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से हम लोग कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, तो आप देखोगे इट इज ए लिस्ट, है ना। सबसे बाहर स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब एक लिस्ट है, और इसके हर एक आइटम एक डिक्शनरी है ना। लिस्ट है, इसके हर एक आइटम डिक्शनरी है, और हर एक डिक्शनरी में मेरे पास 3 आइटम्स है ना। आइटम्स क्या होता है, की एंड वैल्यू टुगेदर आर कॉल्ड आइटम्स। तो मेरे पास 3 आइटम्स है, नेम, एज एंड सिटी। तो मैं चाहता हूं कि इस डेटा, ये जो मेरे पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, इसको मैं कन्वर्ट करूं डेटा फ्रेम में। तो कैसे करेंगे, हम लोग पांडास का फिर से सेम जो कंस्ट्रक्टर होता है डेटा फ्रेम, उसके हेल्प से हम लोग एक डेटा फ्रेम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, और डेटा फ्रेम डॉट हेड के हेल्प से हम लोग टॉप मैक्स 5 नंबर ऑफ रोज को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ भी मेरे को एक प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में मैं डेटा को देख सकता हूँ, है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है ना। मेरे पास एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट है सबसे बाहर, और उसके हर एक आइटम भी एक लिस्ट है ना। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा डेटा है, इसके हेल्प से मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करूं। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले डेटा प्रिंट किया, तो आपने देखा इट इज ए 2 डायमेंशनल लिस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा पास करे जो फर्स्ट आर्गुमेंट। और अगर आप देखोगे ये डेटा में कॉलम नेम एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, तो मुझे एज ए आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा कि हर एक जो कॉलम है उसका क्या नेम होगा, है ना। हर एक कॉलम का क्या नेम होगा, मैंने एक्सप्लिसिटली पास किया। और इस तरीके से जब मैं डेटा फ्रेम क्लास का इंस्टेंस बनाऊंगा और जब उसको मैं प्रिंट करूंगा, देन यू कैन सी कि दिस इज ए डेटा फ्रेम, है ना। तो हमने देखा ये सारे तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, या डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि numpy एरे के हेल्प से हम लोग कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग जो पुराना लिस्ट था ना, ये जो हमारा लिस्ट था, उसको पहले हम लोग numpy डॉट एरे फंक्शन में पास कर रहे हैं, है ना। तो numpy डॉट एरे फंक्शन में जब हम लोग पास करते हैं, तो क्या होता है आपको पता होगा, इट क्रिएट से numpy का nd एरे क्लास का इंस्टेंस, है ना। वो एक numpy एरे क्रिएट करता है। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा, देन यू कैन सी कि इट इज इन numpy एरे, है ना। ये एक numpy एरे होता है। और क्या डिफरेंस होता है लिस्ट और numpy एरे में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है। इसको हमने डिस्कस किया ऑलरेडी numpy वाले सीरीज में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, तो आप जाकर के उसको रेफर कर सकते हो। तो हमने बोला था ना कि हम लोग एक लाइब्रेरी को हम लोग पढ़ेंगे और उससे हम लोग रिलेट करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे हम लोग हर चीज को numpy से रिलेट करें। इवन दो आपको अगर numpy पता नहीं है, दैट इज टोटली फाइन, लेकिन अगर आपको पता है तो आपको बहुत मजा आने वाला है, और आप सारी चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे और आप ये चीज को कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक numpy एरे क्रिएट किया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा numpy एरे है, इसके हेल्प से हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करें। तो हम लोग सेम टू सेम ऊपर वाला कोड कॉपी कर लेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर होता है, एज ए डेटा इट कैन एक्सेप्ट नॉर्मल लिस्ट एज वेल एज इट कैन एक्सेप्ट numpy का nd एरे, है ना। दोनों को कंसिडर करता है टू कन्वर्ट दैट इनटू ए डेटा फ्रेम। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा, तो आप देखो कि मैंने सक्सेसफुली आई एम एबल टू कन्वर्ट दिस numpy का nd एरे टू ए डेटा फ्रेम, है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट, है ना। तो सीरीज क्या होता है, तो पांडास में सीरीज, पांडास का 1D डेटा स्ट्रक्चर होता है ना। तो 1 डायमेंशनल डेटा को स्टोर करने के लिए पांडास यूज करता है सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। जिस तरीके से 2D डेटा को स्टोर करने के लिए
पांडास यूज़ करता है डेटा फ्रेम, उसी तरीके से 1D को स्टोर करने के लिए पांडास यूज़ करता है सीरीज, है ना। और नमपाई क्या यूज़ करता है, नमपाई यूज़ करता है एनडी अरे, है ना। एनडी अरे के हेल्प से वो 1D 2D 3D 4D एनडी सारे डेटा को वो अकोमोडेट करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 3 सीरीज क्रिएट किया जिसका कि नेम, एज एंड सिटी, है ना। ये हमारे पास 3 सीरीज है। अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो देखोगे ये दिस इज नेम, है ना, दिस इज एज एंड द थर्ड वन इज सिटी, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो हमारा सीरीज है इसके हेल्प से हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पांडास डॉट डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग एक डिक्शनरी पास कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक की क्या है, की एक लेवल बनता है डेटा फ्रेम में। जब हम लोग डिक्शनरी पास करते हैं तो की कन्वर्ट इनटू ए लेवल, और उसके वैल्यूज में हम लोग क्या पास करें, एज ए सीरीज, है ना। जो नेम सीरीज है उसको हम लोग पास कर दे रहे हैं वैल्यू ऑफ नेम की, एज की का वैल्यू हम लोग पास कर दे रहे हैं एज सीरीज जो हमने क्रिएट किया, और सिटी जो की है उसके कोरस्पोंडिंग हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं सिटी सीरीज, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक डिक्शनरी पास करते हैं और उसके वैल्यूज क्या है, वो एक सीरीज है, और इस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखोगे कि आई एम सक्सेसफुली एबल टू क्रिएट दिस डेटा फ्रेम, है ना। तो ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि थ्रू सम फाइल्स, अगर मेरे पास CSV फाइल है, TSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, तो क्या हम ये सारे डेटा को रीड करके और उसको हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। तो आप देखोगे मेरे पास डेटा है, मेरे पास सबसे पहले CSV डेटा है ना। CSV डेटा है जिसके पास कितने कॉलम्स है, नेम, एज, सिटी एंड सैलरी। मेरे पास 4 कॉलम्स है ना। तो आप देख सकते हो मेरे पास 4 कॉलम्स है, नेम, एज, सिटी एंड सैलरी, और हर एक कॉलम के करस्पोंडिंग मेरे पास वैल्यूज हैं, है ना। तो दिस इज CSV फाइल। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, है ना। तो वैसे फाइल जिसका कि डिलिमिटर कॉमा होता है ना। हर एक 2 वैल्यू के करस्पोंडिंग जो डिलिमिटर है वो कॉमा है, ठीक है। अगर डिलिमिटर कॉमा के जगह पे अगर वो टैब है ना, टैब टैब होता है, टैब स्पेस होता है, 4 ब्लैंक कैरेक्टर। तो अगर मेरा डिलिमिटर टैब है तो उसको हम लोग बोलेंगे TSB फाइल, ठीक है। तो अब देखोगे मेरे पास 4 कॉलम्स है ना, और हर एक कॉलम के करस्पोंडिंग मेरे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। थर्ड जो मेरे पास फाइल है दैट इज एक्सेल फाइल, है ना। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है XLXX, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल फाइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखोगे दिस इज माय एक्सेल फाइल, है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग ये 3 जो फाइल टाइप है CSV, TSV एंड एक्सेल, इसको हम लोग रीड करके और उसको हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये कितना टफ होता है, ठीक है। पांडास के हेल्प से हम लोग तीनों फाइल का डेटा रीड करके उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना कितना टफ होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CSV फाइल को हैंडल करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डेटा फ्रेम इज इक्वल टू PD पांडास डॉट रीड CSV, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे फाइल का नेम, है ना। फाइल का नेम क्या है, अभी मैं जिस पाथ पे मेरा जुपिटर नोटबुक रन हो रहा है उसी पाथ पे हमारा क्या है, हमारा CSV TSV फाइल है। तो मुझे एक्सप्लिसिटली कुछ भी पाथ देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली फाइल का नेम दूंगा। तो हम लोग क्या देंगे, डमी डेटा CSV डॉट CSV, है ना। तो ये फाइल का नेम है और ये फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पांडास का एक रीड CSV फंक्शन होता है, उसमें हम लोग फाइल का नेम पास करेंगे, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करता है कि ये एक इंस्टेंस क्रिएट करता है डेटा फ्रेम का, है ना। तो DF इज ए काइंड ऑफ निकनेम या शॉर्टकट बोल सकते हो, है ना, जिसमें कि जाकर के असाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा फ्रेम डॉट हेड, है ना। तो डेटा फ्रेम डॉट हेड फंक्शन के हेल्प से हम लोग जो डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं उसके टॉप 5 रोज को हम लोग प्रिंट करते हैं। तो आप देखोगे कि जस्ट एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में मैं कंप्लीट CSV फाइल को रीड करके उसको डेटा फ्रेम में मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, और हेड जो मेथड होता है उसके हेल्प से मैं उसको प्रिंट कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा पांडास होता है वो कितना पावरफुल होता है ना। जस्ट एक सिंगल फंक्शन कॉल के हेल्प से आप CSV फाइल को रीड कर सकते हो, TSV एक्सेल, है ना। तो इस तरीके के डेटा को आप प्रॉपर्ली रीड करके उसको प्रॉपर्ली उसको कन्वर्ट कर सकते हो डेटा फ्रेम में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरीके से हमने CSV फाइल को रीड किया, अब हम लोग TSV और एक्सेल फाइल को रीड करने वाले, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज होगा,
यहाँ पे हमने फाइल का नेम बस चेंज करना है, CSV को हम लोग कर देंगे TSV, है ना। ये हमारा TSV फाइल था और TSV का एक्सटेंशन होता है TSV, है ना। और उसमें एक और आर्गुमेंट पास कर देंगे हम लोग, सेपरेटर, है ना। सेपरेटर इज इक्वल टू \t, है ना। तो CSV वाला ही फंक्शन यूज करेंगे, बस हम लोग इसमें सेपरेटर इज इक्वल टू \t दे देंगे, है ना। क्योंकि अगर ऊपर हमने कुछ भी पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो एक सिंगल ब्लैंक कैरेक्टर कंसीडर करता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे TSV फाइल को रीड करना पड़ेगा तो आई विल गिव \t, क्योंकि जो सेपरेटर होता है TSV फाइल में वो होता है \t, टैब स्पेस होता है। तो इस तरीके से हम लोग TSV फाइल को रीड कर सकते हैं। तो आप देखोगे आई एम एबल टू सक्सेसफुली रीड द डेटा ऑफ TSV फाइल, है ना। TSV मतलब टैब सेपरेटेड वैल्यू, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि किसी एक्सेल फाइल को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा फंक्शन चेंज है, यहाँ पे हो जाएगा रीड एक्सेल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फंक्शन का नेम और फाइल का नेम चेंज हो जाएगा डमी डेटा एक्सेल, और यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाएगा XLSX, है ना। और यहाँ पे सेपरेटर में कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक्सेल को रीड कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि आई एम सक्सेसफुली एबल टू रीड द एक्सेल फाइल, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस फंक्शन को जब एक्सिक्यूट करते हो एंड इन दैट केस इफ़ यू गेट एनी एरर, है ना, तो इन दैट केस यू नीड टू इंस्टॉल दिस ओपन PyExcel, है ना। क्योंकि जो रीड एक्सेल फंक्शन होता है वो इंटरनली ये मॉड्यूल का यूज़ करता है, तो आपको इसको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो एक्सक्लामेशन मार्क एंड पिप इंस्टॉल ओपन PyExcel, है ना। तो इसके हेल्प से आप जुपिटर नोटबुक के अंदर से ही अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड देन यू विल सक्सेसफुली एबल टू एक्सिक्यूट दिस फंक्शन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि किसी भी लोकल कोई फाइल है उसके हेल्प से हम लोग कैसे डेटा को रीड करते हैं। अब एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि मेरे को रिमोटली किसी फाइल से रीड करना है, कोई मेरे को एक लोकेशन पाथ दिया जाता है, रिमोट URL दिया जाता है, मुझे उस पाथ पे जा करके मेरे को डेटा रीड करना है, तो उसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि CSV डेटा को हम लोग कैसे रीड करेंगे, जेसन डेटा को कैसे रीड करेंगे, है ना। और उसके बाद किसी HTML पेज के टेबल को हम लोग कैसे रीड करेंगे, ठीक है। ये तीनों को हम लोग देखने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको URL दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे ये फाइल, तो मेरे पास कितने हैं, मेरे पास टोटल 5 कॉलम्स हैं और हर एक कॉलम के लिए मेरे पास डेटा है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली रीड करने वाले हैं, ठीक है, और आपको डिस्प्ले करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा CSV फाइल था। मैं आपको दिखाता हूँ जेसन। जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत डिक्शनरी जैसा होता है, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन आप देख सकते हो कि दिस इज द जेसन। इसको भी हम लोग रीड करने वाले हैं। देखोगे हर एक यूजर के लिए एक ID, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, है ना। तो ऐसे करके मेरे पास मल्टीपल सैंपल ऑफ डेटा है, इसको मैं रीड करके मैं इसको प्रॉपर टेबुलर डेटा में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है, यूजिंग पांडास का डेटा फ्रेम, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड देखने वाले हैं कि किसी HTML जो हमारा पेज होता है ना, उसमें जा करके हम लोग डेटा को रीड करके और उसके किसी टेबल ऑफ डेटा को डिस्प्ले करने वाले हैं। तो ये हमारा एक विकिपीडिया का पेज है। मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें जा करके मैं इस टेबल को रीड करने वाला हूँ, ठीक है। ये टेबल को मैं प्रॉपरली एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो चूंकि ये CSV फाइल है तो हम डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर लेंगे जो हम लोग ऊपर लोकल फाइल को रीड करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे थे, है ना। डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेंगे। बस ये जो फाइल का नेम है उसके जगह पे मैं URL दे दूंगा, ठीक है, रिमोट पाथ दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दे दूंगा URL, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग CSV फाइल को रीड कर सकते हैं। देखोगे कि मैं सक्सेसफुली रीड कर पा रहा हूँ एंड आई कैन डिस्प्ले यू द डेटा, है ना। कितना ईजी है, कुछ भी नहीं है। द कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी इज टेकन केयर बाई पांडास का डेटा फ्रेम, है ना। अब हम लोग देखते हैं किसी जेसन को कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो कोड टोटली सेम होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बस यहाँ पे रीड CSV के जगह पे मैं कर दूंगा, मैं रीड जेसन कर दूंगा और देखोगे कि मैं सक्सेसफुली रीड कर पा रहा हूँ, है ना। देखोगे कि ID, नेम, यूजर नेम, ईमेल, तो मैं इसको सक्सेसफुली रीड कर पा रहा हूँ यूजिंग पांडास का रीड जेसन जो बिल्ट इन फंक्शन होता है उसके हेल्प से। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी
HTML पेज को हम लोग कैसे रीड करके उसके टेबल को कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल इज इक्वल टू pandas डॉट रीड HTML, ठीक है। और इसमें मैं पास कर दूंगा पाथ, तो पाथ क्या हमारा URL है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं टेबल को प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्या आता है। तो आप देखोगे ये थोड़ा देखने में थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझो क्या होता है। जब मैं रीड HTML जो फंक्शन होता है उसके हेल्प से अगर मैं किसी URL को रीड करता हूँ, है ना, तो वो क्या करता है, वो उस HTML पेज से सारे टेबल को एक्सट्रैक्ट करता है ना। अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो HTML पेजेस होते हैं उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, है ना। उसमें टेबल एक टैग होता है, तो जो जो डेटा टेबल टैग के अंदर है या जो जो टेबल्स हैं, है ना, लाइक अगर आप ये पेज देखोगे तो दिस इज वन टेबल, ये एक टेबल फॉर्मेट में इम्प्लीमेंटेड है। दिस इज सेकेंड टेबल, ये सेकेंड टेबल है आप जो देख सकते हो। और दिस इज द थर्ड टेबल, है ना, ये एक तीसरा टेबल है, ठीक है। तो मेरे पास 3 टेबल है। तो जब मैं किसी URL को रीड करूंगा तो वो क्या करता है कि उस पाथ पे जितने भी टेबल हैं उसको वो रीड करके और हर एक टेबल को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है, और फाइनली इट रिटर्न यू ए लिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम, जहाँ पे हर एक टेबल एक डेटा फ्रेम होता है। तो ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम, और हर एक डेटा फ्रेम कोरस्पोंड करता है टू ए टेबल इन द गिवन URL, है ना। तो अगर मैं इसका लेंथ प्रिंट करूंगा देन यू विल सी दैट द लेंथ विल बी 3, लेंथ 3 होगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारे डेटा फ्रेम को आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। तो टेबल जीरो मतलब जो टेबल लिस्ट है उसका 0th आइटम, है ना, वो एक क्या है, डेटा फ्रेम है। तो मैं उसका हेड फंक्शन कॉल करूंगा, हेड मेथड कॉल करूंगा, तो ये क्या करेगा, टेबल 1 का फर्स्ट 5 रोज मेरे को डिस्प्ले करेगा, है ना। तो दिस इज टेबल 1, है ना। ये कहाँ से कॉपी किया आप देखोगे, ट्रिपल आई टी और ट्रिपल आई टीज अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से कॉपी कर रहा है ना। दिस इज टेबल 1। और अगर मैं टेबल 1 इंडेक्स 1 या फिर टेबल 2 को अगर मैं प्रिंट करूंगा देन यू कैन सी दैट ये जो डेटा है इट इज कमिंग फ्रॉम यहाँ से आ रहा है ना, ये डेटा यहाँ से आ रहा है, राइट। और जब मैं थर्ड प्रिंट करूंगा यूजिंग इंडेक्स 2 तो देखोगे MOE फंडेड ट्रिपल पी फंडेड, ये कहाँ से आ रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग HTML के अंदर जो भी टेबल है उसको हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट एक सिंगल फंक्शन कॉल। तो आप इससे इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा पावरफुल होता है पांडास का डेटा फ्रेम, है ना, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या क्या तरीके होते हैं डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, है ना, और पांडास में क्या क्या बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग अलग अलग तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आवर यूज केस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई पांडास डेटा फ्रेम आर सो पावरफुल। तो इसमें हम लोग पांडास का थोड़ा इंटरनल चीज़ें देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ऐसी क्या चीज़ें होती है जो पांडास को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है ना। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा फेमस है, और इंडस्ट्री में इसका आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि फाउंडेशन numpy एरे फॉर अ स्पीड, है ना। द मोस्ट पांडास डेटा फ्रेम इज स्टोर्ड इन numpy ND एरे ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने ये देखा था कि पांडास आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ numpy, है ना। तो पांडास इंटरनली numpy को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा स्पीड अचीव करता है, परफॉर्मेंस अचीव करता है, ठीक है। तो जो हम लोग डेटा फ्रेम यूज़ करते हैं ना पांडास का, इंटरनली वो भी numpy का जो ND अरे डेटा स्ट्रक्चर रहता है होता है उस पे वो बेस्ड होता है, उस पे वो डिपेंड करता है, वही कहना चाह रहा है, ठीक है। कि जो पांडास का डेटा फ्रेम होता है इंटरनली वो numpy ND एरे ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। और numpy एरे क्या होता है हमने देखा था numpy के सीरीज में, numpy एरे जो होता है वो numpy का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके हेल्प से वो numpy के डेटा में को प्रॉपरली स्टोर करता है और उस पर सारे ऑपरेशंस को इफिशिएंटली परफॉर्म करता है। और numpy में जो डेटा स्टोर होता है वो कंटिग्यूअस स्टोर होता है ना। एक ब्लॉक होता है उसमें सारे डेटा कंटिग्यूअस अलोकेट होते हैं इन C स्टाइल। तो जिस तरीके से C प्रोग्रामिंग में डेटा कंटिग्यूअस स्टोर होता है उसी तरीके से numpy में भी डेटा कंटिग्यूअस स्टोर होता है, जिसके हेल्प से हम लोग डेटा को बहुत ही ईजिली फास्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि numpy में जो ऑपरेशंस होते हैं वो वेक्टराइज्ड होते हैं। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन क्या होता है इसको हमने numpy में डिटेल में देखा था, आप जाकर उसको रेफर कर सकते हो। तो
वेक्टराइजेशन के कारण क्या होता है कि जो चीज़ को हम लोग पाइथन में लूप के हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक अगर मेरे पास दो 1D एरे है ना, 10 साइज का, अगर मुझे उसके सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट को सम करना है तो मेरे को एक लूप लिखना पड़ेगा, उसके हेल्प से सम करना पड़ेगा। लेकिन वेक्टराइजेशन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके हेल्प से इसको विदाउट लूप, विदाउट पाइथन लूप उसको इंटरनली इम्प्लीमेंट किया जाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो वेक्टराइजेशन में और भी कॉन्सेप्ट होता है लाइक ब्रॉडकास्टिंग, ESIMD, ये सारे कॉन्सेप्ट कंबाइन करके इसको बहुत ही फास्टली इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, और इंटरनली इसका इम्प्लीमेंटेशन प्योर सी प्रोग्रामिंग में किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग बहुत ही लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंपेयर टू पाइथन, और सी का जो लूप होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है कंपेयर टू पाइथन, है ना। सी का लूप इज मच फास्टर देन कंपेयर टू पाइथन का लूप। ठीक है, दैट इज वाई डेटा फ्रेम इज वेरी मच पावरफुल एंड वेरी मच फास्ट, क्योंकि इंटरनली वो numpy का ND एरे यूज करता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो डेटा फ्रेम का नेम कॉलम है ना, उसके सारे वैल्यूज को मैं एक्सेस करूँ। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, प्रिंट करके दिखाता हूँ किसी कॉलम को। ठीक है, प्रिंट डेटा फ्रेम का नेम कॉलम, है ना। तो आप देखोगे कि दिस इज कॉलम नेम, नेम के सारे वैल्यूज मैं देख सकता हूँ, है ना। अगर मुझे देखना है कि ये जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम मैंने प्रिंट किया इसका डेटा टाइप क्या है ना, तो आई विल यूज टाइप, है ना। टाइप में यूज करूंगा, ये किस टाइप का है, तो देखोगे कि इट इज ए इंस्टेंस ऑफ सीरीज, है ना। ये एक सीरीज डेटा टाइप है ना। ये एक सीरीज डेटा टाइप है, और हमने देखा था कि सीरीज क्या होता है, वो वन डायमेंशनल पांडास का डेटा स्ट्रक्चर होता है ना। पांडास में हर एक कॉलम एक सीरीज के फॉर्मेट में स्टोर होता है। जो टू डायमेंशनल डेटा होता है वो एक डेटा फ्रेम में स्टोर होता है, लेकिन डेटा फ्रेम में हर एक कॉलम को इंटरनली स्टोर किया जाता है एज ए सीरीज। और सीरीज क्या होता है, सीरीज इंटरनली numpy का 1D एरे यूज करता है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कैसे। तो अगर मैं क्या करूँ कि df और जो नेम कॉलम है ना, उसके मैं सारे वैल्यूज को प्रिंट करूँ, है ना, वैल्यूज, देन यू विल सी दैट ये हमारे वैल्यूज हैं। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ टाइप, देन यू विल सी दैट इट इज ए टाइप ऑफ numpy का ND एरे, है ना। मतलब यहाँ पे आप चीज़ों को रिलेट करो, जो हमारा डेटा फ्रेम होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम होता है इट इज ए कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। अगर मेरा डेटा फ्रेम में 20 कॉलम्स है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 20 कॉलम्स, एंड एवरी कॉलम इज ए सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। पांडास का सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है, और हर एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली क्या होता है, वो होता है एक numpy का ND एरे या 1D एरे, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पांडास का डेटा फ्रेम होता है दैट इज ए कलेक्शन ऑफ numpy का 1D एरे, है ना। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि पांडास में डेटा फ्रेम इंटरनली numpy एरे ही होता है, और numpy एरे हमने देखा था कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सी में होता है, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंट और फास्टर होती है, लाइक ESIMD कॉन्सेप्ट, वेक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट, ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सेप्ट, ESIMD कॉन्सेप्ट, ये सारे जो टेक्निक्स होते हैं इसके कारण जो हमारा सीरीज होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और सीरीज अगर फास्ट होता है तो इंटरनली क्या होगा, हमारे जो डेटा फ्रेम का वो भी बहुत ज़्यादा फास्टर होगा। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है। तो अगर मैं ये करता हूँ डेटा फ्रेम, मेरे पास डेटा फ्रेम का एक एज, है ना, डेटा फ्रेम एज एक मेरे को क्या है, वो एक सीरीज होगा। और सीरीज क्या होता है, सीरीज इंटरनली एक ND एरे होता है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ या खुद से मैं इसको ऐड करूँ, है ना। डेटा फ्रेम एज और डेटा फ्रेम एज को मैं 2 बार ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मैं लिखूँगा, और आउटपुट देखोगे कि हर एक नंबर वो खुद से ऐड होता है तो वो 2 टाइम्स हो जाता है ना, 2 टाइम्स हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर पांडास में आप किसी कॉलम में कुछ ऑपरेशन करते हो तो इंटरनली वो numpy का यूज़ करता है, और हमने numpy में देखा है कि numpy में चीज़ें बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली एग्जीक्यूट होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच पावरफुल, और इसका जो एग्जीक्यूशन होता है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन इंटरनली numpy एरे में होता है। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज कॉलमनर स्टोरेज, है ना। तो जो डेटा फ्रेम होता है उसका जो स्टोरेज होता है वो कॉलम बाई कॉलम होता है ना। डेटा फ्रेम स्टोर डेटा कॉलम वाइज, नॉट रो वाइज।
क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हर एक डेटा फ्रेम का कॉलम एक सीरीज़ होता है और सीरीज़ क्या होता है? एक नमपाई का एनडी एरे होता है और जो एनडी एरे होता है उसमें मेमोरी कंटीग्युअस एलोकेट होता है। तो हर एक कॉलम, अगर वो एक कॉलम है, लाइक एज एक कॉलम है, उसके सारे डेटा इंटीजर टाइप के हैं, तो उसको हम लोग मेमोरी में स्टोर करेंगे सिमिलर टू जिस तरीके से हम लोग सी प्रोग्रामिंग में एरे स्टोर करते हैं, उसी तरीके से स्टोर करेंगे। तो हर एक कॉलम के जो वैल्यूज़ होंगे वो कंटीग्युअस होंगे, है ना? वही करा है। उसके कारण क्या होगा कि हम लोग किसी भी कॉलम को बहुत ही ईज़िली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोग कॉलम को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं और चीज़ें मेमोरी में कंटीग्युअस स्टोर होता है, तो आई कैन एक्सेस द डेटा फास्टली, है ना? तो ये हमने देखा, कैसे देखा? अगर मैं डेटा फ्रेम नेम अगर मैं प्रिंट करूँगा, है ना? उसका टाइप, तो आप देखोगे इट इज़ अ सीरीज़, मतलब हर एक कॉलम एक सीरीज़ है और हर एक जो कॉलम है, जो सीरीज़ है, इंटरनली वो नमपाई का एनडी अरे है ना? हमने यहाँ पे क्या किया? डेटा फ्रेम नेम का हमने टाइप प्रिंट किया, तो वो एक सीरीज़ है। अगर मैं उसका वैल्यूज़ कॉल करूँ, है ना? और उसका मैं टाइप प्रिंट करूँगा तो इट विल बी एनडी अरे, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एरे मैनेजर, है ना? तो एरे मैनेजर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके कारण क्या होता है कि अगर आपका डेटा फ्रेम है, उसमें मेरे पास 2 तरह के डेटा है, एक स्ट्रिंग डेटा है, एक इंटीजर डेटा है। तो जो-जो कॉलम का डेटा इंटीजर टाइप का है, उसको ग्रुप 1 में डाल देता है और जो-जो कॉलम का डेटा स्ट्रिंग टाइप का है, उसको वो कॉलम 2 में डाल देता है और सारे इंटीजर टाइप के डेटा को एक जगह किसी एक स्पेशल ब्लॉक में स्टोर करता है मेमोरी में और सारे स्ट्रिंग टाइप के डेटा को एक अलग से ब्लॉक में स्टोर करता है। इसके कारण क्या होता है, जब चीज़ें कंटीग्युअस एलोकेट होता है तो इसके कारण चीज़ें फास्टर एक्सेस होता है और फास्टर एक्जीक्यूशन होता है, ठीक है? तो इसके कारण हम लोग एक हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम लोग हेटेरोजेनियस टाइप के डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, अलग-अलग कॉलम में अलग-अलग तरह के डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड इवन आउट ऑफ दोज़ कॉलम, जो भी कॉलम सिमिलर तरह का डेटा स्टोर करते हैं उसको हम लोग एज़ ए एक ब्लॉक में स्टोर कर सकते हैं। तो हमने देखा एरे मैनेजर कॉन्सेप्ट, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग इवन फॉर हेटेरोजेनियस डेटा हम लोग स्पीड अचीव कर सकते हैं बाय स्टोरिंग दोज कॉलम्स जिसका डेटा सिमिलर टाइप का है टू ए सिंगल ब्लॉक, है ना? तो दिस इज टेकन केयर बाई एरे मैनेजर, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, लेवल अवेयर इंडेक्सिंग। तो हमने देखा कि जो हमारा डेटा फ्रेम होता है उसमें हर एक कॉलम का एक इंडेक्स होता है और हर एक रोज का इंडेक्स होता है ना? कॉलम का इंडेक्स मतलब क्या? कॉलम का लेवल्स। हर एक कॉलम का जो लेवल होता है दैट वर्क एज ए इंडेक्स और हर एक रोज का इंडेक्स क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है और इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट खुद के भी इंडेक्सिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इंडेक्सिंग देने का बेनिफिट ये होता है कि आप डायरेक्टली उसको फास्ट एक्सेस कर सकते हो बाय लेवल, है ना? तो जो डेटा फ्रेम होता है उसमें हर एक रो और हर एक कॉलम का इंडेक्स होता है। कॉलम का इंडेक्स क्या होता है? हम लोग जो कॉलम का लेवल देते हैं दैट इज़ इंडेक्स। जैसे अगर आप ये एग्ज़ाम्पल देखते हो, तो ये सब क्या है? ये सारे इंडेक्स हैं, कॉलम नेम भी एक इंडेक्स है और ये जो आप देख रहे हो 0, 1, 2, 3 ये इंडेक्स है रो का। तो आप किसी भी डेटा को आइदर आप रो इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो फॉर एनी रो और किसी कॉलम को आप डायरेक्टली आप कॉलम इंडेक्स के हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। इसके कारण क्या होता है कि आप ईज़ी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? जो एक्सेस का टाइम होता है वो कम होता है। इंस्टेड ऑफ आइटरेटिंग थ्रू द लूप यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटा, है ना? तो अगर मेरे पास ये डेटा फ्रेम है ना? अगर ये मेरे पास डेटा फ्रेम है और अगर मेरे को आनंद वाला वैल्यू एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं आइटरेट करूँगा और मैं देखूँगा कि जिस नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आनंद है उस सारे रो का मेरे को प्रिंट करो, है ना? इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं इसको स्टोर इस तरीके से करूँ कि जो इंडेक्स हो ना, इंस्टेड ऑफ 0 द नेम कॉलम शुड बी द इंडेक्स, है ना? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास हर एक रो का इंडेक्स क्या है? नेम है। तो अगर मैं आनंद वाला रो को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा डेटा फ्रेम डॉट एलओसी और उसके अंदर मैं पास कर दूँगा आनंद। तो इस तरीके से मैं कंप्लीट रो को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, है ना? इंस्टेड ऑफ आइटरेटिंग द कंप्लीट रो ऑन नेम की, आई कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटा बेस्ड अपॉन द इंडेक्स, है ना? और इसका दूसरा बेनिफिट होता है ऑटोमेटिक अलाइनमेंट ऑफ डेटा ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो अगर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक अगर मेरे पास 2 सीरीज है, S1 और S2 मेरे पास सीरीज है, सीरीज 1D डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मेरे को S1 और S2 का सम परफॉर्म करना है, लाइक S1 प्लस S2, तो क्या होगा कि इट विल ऑटोमेटिकली अलाइन द डेटा एंड इट विल डू द सम। वो कैसे अलाइन करेगा? वो देखेगा
कि क्या ए और बी में ए लेवल का कोई वैल्यू है, अगर है तो उसको सम करेगा, नहीं है तो वो एन वैल्यू ऐड कर देगा, है ना। उसी तरीके से देखेगा बी है या नहीं, तो देखेगा बी दोनों में एग्जिस्ट करता है तो वो 200 और 1 को सम कर देगा तो हो जाएगा 201। देखेगा सी एग्जिस्ट करता है या नहीं, देखेगा सी एग्जिस्ट करता है दोनों में तो वो ऐड कर देगा तो वो हो जाएगा 302। और देखेगा डी एग्जिस्ट नहीं करता है पहले वाले केस में तो उसको वो अज्यूम करेगा एन और एन प्लस 3 विल बी एन, है ना। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली अलाइन करता है ना। इवन दो इंडेक्स का जो ऑर्डर है दोनों डेटा में इट शुड नॉट फॉलो द सेम ऑर्डर, वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को अलाइन करता है और उस पर वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो ये बेनिफिट होता है इंडेक्सिंग का। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा बार बार कि सी एन साइथन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बहुत सारे पांडास फंक्शन इंटरनली सी डायरेक्टली सी में लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब हम लोग नमपाई पढ़ते थे तो फॉर बेटर परफॉर्मेंस बहुत सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन इंस्टेड ऑफ पाइथन लूप वो डायरेक्टली सी लेवल में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि चीज़ें कंटिग्यूअस एलोकेट होता है और जब चीज़ें कंटिग्यूअस एलोकेट होता है तो उसका बेनिफिट लेकर के हम लोग सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। इवन जो नमपाई का डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन होता है इंटरनली वो सी स्टाइल में होता है और सी प्रोग्रामिंग में होता है। नेक्स्ट हमने देखा रिच मेटा डेटा एंड मेथड्स। तो जो पांडास होता है, पांडास का जो डेटा फ्रेम होता है उसमें बहुत सारे बिल्ट इन मेथड होता है जिसके हेल्प से हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को एक सिंगल फंक्शन कॉल के हेल्प कर सकते हैं। क्या-क्या मेथड्स हो सकते हैं? लाइक एसक्यूएल के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं लाइक जॉइन, मर्ज, है ना? विदाउट राइटिंग सिंगल एसक्यूएल क्वेरी जस्ट आप पांडास का फंक्शन कॉल करके आप ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर सकते हो। ग्रुपिंग, आप ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो बाय फंक्शन कॉल। आपका जो डेटा फ्रेम है उसको आप रीशेप कर सकते हो, है ना? बेस्ड अपॉन इंडेक्स, है ना? उसके बाद आप टाइम सीरीज डेटा को भी बहुत ही प्रॉपर्ली ईजिली हैंडल कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं ऑफ यूजिंग पांडास डेटा फ्रेम। तो हमने अभी तक जो भी देखा उसका समरी क्या है? एज़ ए लाइक डेटा फ्रेम का क्या-क्या की फीचर्स हमने देखा है, समझा है। द फर्स्ट इज परफॉर्मेंस, है ना? तो जो पांडास का डेटा स्ट्रक्चर होता है लाइक डेटा फ्रेम, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू अगर हम उस सारी चीज़ों को खुद इंप्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि पांडास का डेटा फ्रेम इंटरनली नमपाई यूज़ करता है और नमपाई चीज़ों को एफिशिएंट फास्ट बनाने के लिए इंटरनली वो सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करती है ना? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? अनलाइक नमपाई, नमपाई में क्या होता था? नमपाई वांट द डेटा टू बी होमोजीनियस, लेकिन पांडास ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया कि आप अलग-अलग कॉलम को अलग-अलग डेटा टाइप से एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है और इंटरनली चीज़ें नमपाई का 1D अरे में इम्प्लीमेंट होती है, तो इसके कारण हमें स्पीड मिलता है। तो स्पीड प्लस फ्लेक्सिबिलिटी हमें दोनों मिलती है जब हम लोग पांडास डेटा फ्रेम पे काम करते हैं। यूजेबिलिटी क्या है? कि हम लोग एसक्यूएल वाले परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हैं जस्ट पांडास का एक सिंगल फंक्शन कॉल, है ना? पांडास में हम लोग ग्रुप बाय कर सकते हैं, रीशेपिंग कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। जिसके लिए मुझे एसक्यूएल में कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना पड़े उसको हम सिंगल फंक्शन कॉल से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंटीग्रेशन, है ना? तो जो पांडास डेटा फ्रेम होता है वो ईजिली इंटीग्रेट हो जाता है नमपाई, मैटप्लॉटलिब एंड साइकिट लर्न से, ठीक है? तो हमने देखा था कि पांडास नमपाई के से कैसे इंटीग्रेट होता है। अगर आप पांडास डेटा फ्रेम पे काम कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि उसको नमपाई एरे में कन्वर्ट करना है तो आप एक सिंगल फंक्शन कॉल से उस डेटा फ्रेम को नमपाई में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन अगर आपके पास नमपाई का एनडी एरे है और अगर आप उसको पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जस्ट एक सिंगल फंक्शन कॉल से आप नमपाई का एनडी एरे को पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज मैटप्लॉटलिब। तो जो मैटप्लॉटलिब होता है एक लाइब्रेरी जिसके हेल्प से आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो, तो उसमें आप डायरेक्टली पांडास डेटा फ्रेम पास कर सकते हो एज ए इनपुट फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस, है ना? इवन जो साइकिट लर्न होता है, साइकिट लर्न के हेल्प से आप मॉडल को ट्रेन करते हो, है ना? तो आप डायरेक्टली साइकिट लर्न में आप अपने डेटा फ्रेम को पास कर सकते हो फॉर मॉडल ट्रेनिंग, है ना? दिस इज द बेनिफिट। तो जो पांडास डेटा फ्रेम होता है जस्ट लाइक नमपाई, इट वर्क वेरी सीमलेसली विथ मल्टीपल लाइब्रेरी लाइक नमपाई, मैटप्लॉटलिब, साइकिट-लर्न। आप चीज़ों को ईज़िली यूज़ कर सकते हो, ईज़िली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। तो आई होप आपने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से एन्जॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।